Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to be blamed also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Mr. M. Hamel continues, your parents were not serious about your education. They used to put you on some work to earn money, on a field or a mill. I am also to be blamed. I used to send you to my garden for watering flowers, plants. When I went for fishing, I used to give you holidays. मिस्टर एम हैमल कहते हैं कि बस आप लोगों की गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स की भी गलती है कि वो लोग आपके एजुकेशन को लेके कभी सीरियस नहीं थे. वो लोग आपको कभी फील्ड में कभी मिल में लगा देते थे काम करने के लिए, सो दैट दे कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी. एंड मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए बिकॉज आई यूज टू सेंड यू फॉर माई आई यूज टू सेंड यू टू गार्डन फॉर वाटरिंग. कि मतलब मैं भी आप लोगों को मेरे गार्डन में प्लांट्स को वाटर करने के लिए सेंड कर दिया करता था. एंड जब भी मैं फिशिंग के लिए जाया करता था, आई यूज टू गिव यू हॉलीडे, मैं आपको हॉलीडे दे दिया करता था. तो एम हैमल बोलते हैं स्टूडेंट्स से कि मतलब बस आप लोग की गलती नहीं है, गलती आपके पेरेंट्स की भी है कि वो फील्ड वगैरह काम कराने के लिए, मिल में काम कराने के लिए, सो दैट दे कैन अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, तो वो लोग आप लोगों को लगा दिया करते थे. और मैं भी कई बार अपने गार्डन में प्लांट्स को वाटरिंग के लिए आप लोगों को लगा दिया करता था. और जब मैं फिशिंग के लिए जाया करता था तो मैं हॉलीडे दे दिया करता था आप लोगों को. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. M. Hamel continues to talk about many things about French language. He says that French is the most beautiful, clearest and logical language in the world. We must continue to speak French and always protect this. He says that when we continue to be attacked to our own language, वी हैव द की ऑफ आवर प्रिजन. ये जो एम हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अब बताते हैं. कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज मतलब वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत, सबसे क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है. और हमको ये फ्रेंच जो है ना, इसकी स्पीकिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, हमको सीखना चाहिए और इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. जब भी कभी कोई अटैक करता है, हम स्लेव हो जाते हैं, तो यही चीज़ हमारे पास की रहेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो भी अपना लैंग्वेज है, जो नेशनल या मदर टंग जो भी जिसका रहता है, तो उसके लिए वो सबसे अच्छा वर्ल्ड का लैंग्वेज होता है. तो इन लोगों के लिए जो फ्रेंच लैंग्वेज था तो वो बहुत ही अच्छा था. इनके लिए वो वर्ल्ड का बेस्ट लैंग्वेज फ्रेंच था. और ये जो एम हैमल टीचर हैं वो यही कहते हैं कि हम लोग को फ्रेंच सीखना चाहिए. क्योंकि हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि मतलब कोई ऑक्यूपाई किया है, क्योंकि अब जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो अब जो भी सिलेबस वगैरह था वो सब जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा. तो ये कह रहे हैं, कोई ये कहेगा कि आपको इस लैंग्वेज से लगाव ही नहीं है, आपको जो लैंग्वेज बोलने ही नहीं आता, जो आपका अपना लैंग्वेज है वो आपको सीखना चाहिए, आपको आना चाहिए और उस लैंग्वेज पे आपको प्राउड फील करनी चाहिए. Then he opened a grammar and read us our lesson. I am amazed to see how well I understood it. All he had seemed so easy. He said seemed so easy. So easy, I think too, that it had never listened so carefully. And that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. Now Mr. M. Hamel taught them grammar. Franz and all the persons who were present there. Franz was surprised that he understood the lesson. It was very easy. Franz thought that he had never listened so carefully and Hamel had not explained so nicely. It appears that Hamel wanted to teach them everything he knew,
He wanted us to understand in one attempt. फ्रांस कहता है कि तब जो इनके टीचर हैं वो इन लोगों को ग्रामर पढ़ाने लगते हैं, और फ्रांस को बहुत सरप्राइज होता है कि उसको वो जो चैप्टर रहता है बहुत ईजिली समझ में आता है, उसको बहुत ईजी लगता है। फ्रांस सोचता है कि शायद मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं सुना, आज मैं फुल फोकस के साथ सुन रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं। और मिस्टर जो हैमल है ना, शायद उन्होंने भी इतना अच्छे से सब कुछ कभी एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि मिस्टर एम हैमल जाने से पहले जो कुछ भी वो जानते हैं सारा कुछ हम लोग को समझा देना चाहते हैं, और एक ही बार में मतलब हम लोग के माइंड में सारी चीज़ें फिक्स कर देना चाहते हैं। तो फ्रांस को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एग्ज़ाम आने से पहले टीचर बोलते रहते हैं कि पढ़ लो, लेकिन नहीं पढ़ना होता है। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है या फिर जब पेपर दे के आते हैं तो लगता है ये सारी चीज़ें तो टीचर ने बोला था कि इम्पॉर्टेंट है, हमको थोड़ा फोकस करना चाहिए, लेकिन हम लोग कभी सीरियस नहीं होते हैं, और जब तक सीरियस होते हैं उस टाइम में थोड़ा देर हो चुका होता है। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. After grammar class, Hamel taught writing. He gave them a new notebook. France Alsace were written on each notebook. These words were written beautifully in the notebook. Franz felt that these words were written on small flags and these were everywhere in the classroom. ग्रामर का क्लास हुआ, उसके बाद से एम हैमल इन लोगों को राइटिंग सिखाते हैं और सारे लोगों को एक एक नोटबुक्स देते हैं, और उस नोटबुक्स पे फ्रांस अल्सेस ये लिखा रहता है हर एक बुक पर। और ये जो वर्ड्स रहते हैं ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुली उन नोटबुक्स पे लिखे हुए रहते हैं। फ्रांस को ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे फ्लैग पर ये सारे वर्ड्स, ये जो है फ्रांस और प्लस अल्सेस, तो ये लिखा रहता है। फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट था अल्सेस, तो फ्रांस और अल्सेस करके उस पर लिखा रहता है। तो फ्रांस मतलब लगता है कि क्लास में चारों तरफ ये फ्रांस अल्सेस करके लिखा हुआ है, ये सारी फीलिंग आ रही होती है। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of pens over the paper. France continues to think. One should have seen that everybody started writing earnestly. It was so impressive. It was very quiet in the class. Nobody was talking. One could hear sound of pen writing on paper. फ्रांस सोच रहा होता है कि किसी को देखना चाहिए कि सारे लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड होकर लिखना चालू कर दिए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्प्रेसिव लग रही हैं। क्लास में एकदम शांति है, कोई बात नहीं कर रहा है, और कोई भी ईजिली जो पेन का साउंड, स्क्रैचिंग साउंड पेपर पे लिखने का आता है, कोई भी उस साउंड को सुन सकता था। सारे लोग एकदम अर्नेस्टली क्या करते हैं, लिखना चालू कर देते हैं। जो ही एम हैमल बोलते हैं राइट करने के लिए, तो सारे लोग राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं और क्लास में एकदम ही शांति होती है। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that friends too. On the roof, the pigeons cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? France described further, some beetles came into the classroom. Nobody got disturbed. The young little kids were also writing their cursive handwriting. On the roof, one pigeon made a sound. France wondered if Germans will order pigeons to sing in German medium. फ्रांस और भी चीज़ें डिस्क्राइब करता है, कहता है कि कुछ जो बीटल है ना वो क्लासरूम में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि लेकिन कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है। फ्रांस आगे बताता है कि मतलब एक छोटा से जो सबसे छोटा बच्चा रहता है ना, वो भी अपनी कर्सिव राइटिंग पे फोकस कर रहा होता है, उन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करता है। और जो रूफ रहता है ना, वहाँ पर पिजन का साउंड आता है। तो फ्रांस इमेजिन करता है कि मतलब क्या ये पिजन्स जो हैं, तो अभी तक ये फ्रेंच लैंग्वेज ही समझ रहे होंगे, तो क्या जर्मन जो है वो पिजन को भी जर्मन मीडियम में, मतलब ये अब से पिजन भी जर्मन मीडियम में कुकू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं।
Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Whenever Franz looked up, he noticed that M. Hamel was sitting in chair. He was not making any movements. He was staring at things in the classroom one by one. Hamel was trying to see how things looked in the classroom. It means that Hamel had become emotional. He felt attached to everything in the classroom. फ्रांस जब अपनी राइटिंग कर रहा होता है तो बीच में जब देखता है तो जो मिस्टर एम हैमल है वो अपने चेयर पे बैठे हुए हैं और कोई मोमेंट नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट वो क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ की तरफ देख रहे हैं वन बाय वन करके कि क्लास में कौन सी चीज़ कहाँ है. ऐसा लगता है कि जो एम हैमल है तो वो बहुत इमोशनल हो गए हैं और वो बस क्लासरूम को देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें कैसी हैं. जैसे कई बार क्या होता है कि मेमोरी सेव करने के लिए मतलब लोग कई बार वो सारी यादों को महसूस करते हैं, तो वैसे ही एम हैमल एक एक चीज़ को देख रहे थे कि इस स्कूल रूम में मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे है कैसे है. वो काफ़ी इमोशनल रहते हैं. Fancy for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Franz continues to think. Imagine Hamel had been in the same classroom for 40 years. His garden was outside the window and his class was in front of him. All are still at the same place. फ्रांस सारी चीज़ें ये इमेजिन कर रहा है, नोटिस कर रहा है, उन पिजन्स के बारे में सोच रहा है. बीटल्स आते हैं, कोई शोर नहीं करता. तो और ये फ्रांस क्या सोच रहा होता है कि मतलब इमेजिन करता है कि लास्ट 40 ईयर से जो मिस्टर एम हैमल थे उनका सेम ही क्लास रहा है और बाहर इनका गार्डन है और गार्डन का मतलब विंडो के सामने जस्ट इनका गार्डन है और सारी चीज़ें अपने जगह पर ही हैं. तो फ्रांस ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा होता है. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. Hopvine is a type of creeper, and twinned around means circle around. France describes changes in last 40 years. The benches and decks had worn out. These were smooth now. The walnut tree had become taller. Some Hamel had planted hop vines in his garden. These had grown. These had taken support of window to climb up to the roof. नथिंग एल्स हैड चेंज. फ्रांस जो भी चेंजेस हुए रहते हैं उनको डिस्क्राइब करता है कि लास्ट 40 ईयर्स में मतलब और सारी चीज़ें तो नहीं बदली हैं, जो चीज़ जहाँ है वैसे ही है, लेकिन ये जो बेंच हैं वो थोड़ा वर्न आउट हो गए, थोड़े पुराने हो गए हैं और बैठ बैठ के थोड़ा सा अब वो स्मूथ हो गया है. जो वालनट ट्री था वो थोड़ा और बड़ा हो गया है और जो हॉप वाइन एक क्रीपर वाला जो पौधा होता है उसको जो मिस्टर एम हैमर लगाए थे गार्डन में तो वो भी बड़ा हो गया है और वो विंडो का सपोर्ट लेके रूफ पे धीरे धीरे वो चढ़ रहा है और भी और कोई चीज़ बदली नहीं है. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. France continues to think. Hamel's heart must be feeling very sad to go away. His sister was doing packing on the first floor. All could hear that sound because they were leaving the कंट्री नेक्स्ट डे. फ्रांस सारी चीज़ें ये इमेजिन कर रहा होता है तो सोचता है इनके लिए मतलब है ये जो मिस्टर एम हैमल है इनको कितना बुरा लग रहा होगा क्योंकि ये लास्ट 40 ईयर से सेम जगह पर पढ़ाते थे, यहीं रहते थे. उनकी जो सिस्टर है तो फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते भी थे वहीं, तो पैकिंग कर रही है तो वो सारे साउंड सुनाई दे रहे हैं क्योंकि उन लोग को अगले दिन वो कंट्री छोड़ना है, उन लोग को वहाँ से जाना है. तो फ्रांस ये सारी चीज़ें सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है मिस्टर एम हैमल के जो सिचुएशंस है कि वो क्या फील कर रहे होंगे, उनको कैसा लग रहा होगा, ये सारी चीज़ें.